हम्म। तो आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही अजीब सिचुएशन पे बात करने वाले हैं। मतलब आप सोचिए, एक ऐसा छात्र है जो गणित के पेपर में तो 95 नंबर ले आता है, लेकिन इतिहास के पेपर में उसे मिलता है बड़ा सा शून्य। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। तो ऐसे रिपोर्ट कार्ड को देखकर क्या कहा जाए? मतलब उसे पास माना जाए या फेल? आज हम एक ऐसी ही कंपनी के फाइनेंशियल्स की गहराई में जा रहे हैं, जिसका भारतीय बिजनेस तो किसी रॉकेट की तरह उड़ रहा है, लेकिन विदेशी बिजनेस ने पूरी की पूरी बैलेंस शीट को लाल रंग से रंग दिया है। सही कहा, और यही विरोधाभास सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये कंपनी एक हिडन जेम है या अंदर ही अंदर डूबता हुआ जहाज? ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास बिरलानु लिमिटेड, जिसे पहले HIL लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उसके Q4 और FY26 की अर्निंग्स रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। बिल्कुल। और अगर शुरुआत हम AI अर्निंग्स डैशबोर्ड के स्कोर से करें, तो इसे 100 में से 79 का स्कोर मिला है, जिसका वर्डिक्ट है पॉजिटिव विद कॉशन, यानी सावधानी के साथ सकारात्मक। ये जो सावधानी वाला हिस्सा है ना, ये कंपनी के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ सीधा इशारा करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर आप सिर्फ स्टैंड अलोन नंबर देखें, मतलब सिर्फ भारत के ऑपरेशंस पर नजर डालें, तो रेवेन्यू 2% बढ़ा है, और स्टैंड अलोन एबिडा यानी टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का जो असली ऑपरेशनल मुनाफा होता है, हाँ हाँ। वो 39% उछलकर 146 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब सतह से देखने पर सब कुछ बेहतरीन लगता है, एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी नजर आती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है ना, जब हम कंसोलिडेटेड स्तर पर जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां इनके विदेशी ऑपरेशंस भी इस गणित में जुड़ जाते हैं। वहां अचानक से 120 करोड़ रुपए का नेट लॉस, यानी पैट में सीधा सीधा भारी नुकसान दिखाई देता है। गणित का वह 95 स्कोर इतिहास के शून्य से टकराकर ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड को फेल कर रहा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हमें इसी विरोधाभास के मैकेनिज्म को गहराई से समझने की जरूरत है। भारत का जो बिजनेस इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है, वो रातों रात नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या चल रहा है? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति काम कर रही है, जिसकी शुरुआत 80 साल पुरानी HIL की पहचान को बदलकर बिरलानु करने से हुई है। ये सिर्फ एक लोगो बदलने की बात नहीं है। हाँ, ये रीब्रांडिंग वाला हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब HIL से बिरलानु बनना सिर्फ लेटरहेड पर नाम बदलना तो नहीं लगता। उन्होंने पाइप्स, रूफ्स, वॉल्स, फ्लोर्स और केमिकल्स, अब इन सारे अलग-अलग सेगमेंट्स को एक ही प्रीमियम ब्रांड की छतरी के नीचे ला खड़ा किया है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ ये समझना है कि इसका जमीन पर या कहीं शेयर बाजार में असल में क्या असर पड़ता है? क्या इससे सच में कोई लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यूएशन बदलती है? हाँ, इसका सीधा असर लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यूएशन पर ही पड़ता है। मतलब जब कोई कंपनी कमोडिटी की तरह बिकने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक प्रीमियम छाते के नीचे लाती है, तो ग्राहकों के दिमाग में उस ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब एक ब्रांड इमेज बन जाती है। हाँ, और बाजार हमेशा एक मजबूत और इंटीग्रेटेड ब्रांड को बेहतर रेटिंग देता है, क्योंकि तब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप घर बनाने का पूरा एक सॉल्यूशन बेच रहे होते हैं। इससे कंपनी को अपनी कीमतें बढ़ाने की ताकत यानी प्राइसिंग पावर मिलती है। समझ गया। और इसी प्रीमियम रणनीति को रफ्तार देने का सबसे बड़ा मोहरा है क्लीन कोट्स का एक्विजिशन। अर्निंग्स रिपोर्ट बताती है कि Q4 में इसने 58% और पूरे साल में 45% की शानदार ग्रोथ दी है। हाँ, ये नंबर काफी प्रभावशाली हैं। सच में, मतलब सिर्फ 4.5 महीनों के अंदर इस नई खरीदी गई कंपनी ने 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जोड़ दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक नई कंपनी खरीद लेने भर से अचानक भविष्य के ग्रोथ टारगेट्स कैसे सेट हो जाते हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इसके पीछे ना क्रॉस सेलिंग का विज्ञान काम कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, बिरलानु के पास भारत भर में पहले से 30,000 रिटेल पॉइंट्स और 21,000 चैनल पार्टनर्स का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बिल्कुल। तो जब उन्होंने क्लीन कोट्स को खरीदा, जिसके पास 275 से ज्यादा स्पेशलिटी कोटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्होंने उन नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अपने इसी पुराने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए बाजार में उतार दिया। ओह, क्या बात है। डिस्ट्रीब्यूटर वही है,
बस अब वो सिर्फ छत या पाइप के साथ साथ हाई मार्जिन वाले कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी बेच रहा है। इसी वीएपी यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स स्ट्रेटजी से मार्जिन एक्सपेंशन होता है और भविष्य की ग्रोथ ड्राइव होती है। पुराने सेगमेंट्स में भी तो कमाल के आंकड़े हैं। पाइप सेगमेंट को ही देख लीजिए, रेवेन्यू 29% बढ़ा है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है एबिटा मार्जिन का 1300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाना। यानी सीधे सीधे 13% का शानदार जंप। हाँ, वो नंबर काफी बड़ा है। अब यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मतलब रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मार्च के महीने में पीवीसी रेजिन, जो कि पाइप बनाने का मुख्य कच्चा माल है, हाँ? उसकी कीमतें अचानक 60% तक बढ़ गई थी। जब कच्चे माल की कीमत आसमान छू रही हो तो कंपनी का मुनाफा 13% कैसे उछल सकता है? इसका सीधा जवाब इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन के मैकेनिज्म में छिपा है। कंपनी ने बहुत ही चतुराई से पहले ही सस्ते दामों पर पीवीसी का भारी स्टॉक अपने गोदामों में जमा कर रखा था। अच्छा, तो उन्होंने पहले ही खरीद लिया था। हाँ, तो जब बाजार में कीमतें अचानक 60% बढ़ीं, जी। तब वे महंगे कच्चे माल की खरीदारी से बच गए। अच्छा, वे अपने उसी पुराने सस्ते कच्चे माल से पाइप बना रहे थे। क्या बात है। लेकिन बाजार में तैयार पाइप की कीमत तो बढ़ चुकी थी। जी। तो सस्ते माल से बना प्रोडक्ट जब महंगे दाम पर बिका तो वो जो बीच का बड़ा मुनाफा था वो सीधे उनके बैलेंस शीट में जुड़ गया। इसके साथ ही बेहतर मूल्य निर्धारण ने भी मार्जिन को सहारा दिया है। ये तो कमाल की रणनीति है। जी। वहीं वॉल सेगमेंट ने भी 14% की ग्रोथ दर्ज की है, जिसमें ब्लॉक्स का 60% और पैनल्स का 25% हिस्सा है। इसके अलावा ना प्रेजेंटेशन में 33 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एपी बोर्ड्स, प्रोजेक्ट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी बड़ा गुणगान किया गया है। हाँ, उस पे काफी जोर दिया गया। लेकिन यहाँ मेरा एक पुख्ता सवाल है। मतलब कंपनियों का अधिग्रहण करना, नई फैक्ट्रियां लगाना, ये सब कागजों पर बहुत प्रभावशाली लगता है। क्या इन 33 फैक्ट्रियों का ये भारी भरकम स्केल सच में भविष्य में रेवेन्यू लाएगा, या ये सिर्फ एक दिखावा है जो मेंटेनेंस और ओवरहेड कॉस्ट के नाम पर कंपनी के खर्चों को बढ़ा रहा है? देखिए, स्केल अगर बिना सोचे समझे बढ़ाया जाए तो वो वाकई एक बोझ बन जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री में इन 33 फैसिलिटीज का एक बड़ा रणनीतिक महत्व है। वो कैसे? माल बहुत भारी होता है ना, उसे दूर तक ट्रांसपोर्ट करने में लॉजिस्टिक्स का खर्च बहुत ज्यादा आता है। ज्यादा फैक्ट्रियां होने का मतलब है कि कंपनी हमेशा अपने ग्राहकों और रिटेलर्स के करीब है। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, बल्कि सप्लाई चेन का लचीलापन भी बढ़ता है। अच्छा, और वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला हिस्सा, उससे 21,000 चैनल पार्टनर्स को कैसे फायदा हो रहा है? हाँ, जो 21,000 चैनल पार्टनर्स को डिजिटल टूल्स दिए जा रहे हैं ना, उनसे डिमांड फोरकास्टिंग बहुत सटीक हो रही है। मतलब रियल टाइम डेटा मिल रहा है। बिल्कुल, कंपनी को रियल टाइम में पता चलता है कि किस इलाके में किस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, और वो उसी नज़दीकी फैक्ट्री में अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। एपी बोर्ड्स प्रोजेक्ट भी इसी फ्यूचर कैपेसिटी को बढ़ाने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने का हिस्सा है। ये सब मिलकर भविष्य की रेवेन्यू ग्रोथ को एक ठोस आधार देते हैं। यार, यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि कंपनी एकदम अजेय फॉर्म में है और सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस शानदार घरेलू मुनाफे और स्केल के बावजूद पूरी कंपनी का नेट बैलेंस शीट 120 करोड़ रुपए के भारी घाटे में चला गया? यही तो वो विरोधाभास है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, ये घाटा भारत से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर यूरोप से आ रहा है। पैराडोर, जो इनका यूरोपियन फ्लोरिंग बिजनेस है, वो पूरी कंपनी को समंदर में नीचे खींच रहा है। मतलब ये इतना बड़ा ड्रैग क्यों बना हुआ है? पैराडोर का मुद्दा इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका है। यूरोपियन मार्केट में डिमांड बहुत ही कमजोर है। वहां ग्राहकों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, और सस्ते विकल्पों, खासकर चीन से आने वाले सस्ते आयात के कारण वहां भारी प्राइसिंग दबाव है। तो वो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा नहीं सकती, जबकि कच्चे माल की कीमतें और इन्फ्लेशन उन्हें दूसरी तरफ से निचोड़ रहे हैं। और ये सिर्फ अंदरूनी या बाजार की समस्याएं नहीं है ना, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हावी हैं। मैनेजमेंट ने खुद बताया है कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा की लागत आसमान छू रही है। हाँ, एनर्जी कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल,
लाल सागर के संकट की वजह से जब माल को यूरोप पहुंचाने या वहां से लाने का शिपिंग किराया और यूरोप में फैक्ट्री चलाने की बिजली ही महंगी हो जाए तो मार्जिन पर भारी दबाव पड़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। सही कहा। इन सभी बाहरी ताकतों ने मिलकर उस 120 करोड़ रुपए के नुकसान की नींव रखी। लेकिन अगर हम इस कंसोलिडेटेड नुकसान को थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो पता चलता है कि इसमें कई वन टाइम एक्सेप्शनल कॉस्ट्स शामिल हैं। अच्छा, जैसे कि यूरोपियन ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए 19 करोड़ रुपए का सेवरेंस प्रोविजन रखा गया है। मतलब वो पैसा जो छटनी के दौरान कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ा झटका है बिरलानु इंटरनेशनल GmbH में 74 करोड़ रुपए का एसेट इम्पेयरमेंट। रुकिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये 74 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट मुझे बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है। मैनेजमेंट भले इसे वन टाइम कॉस्ट कहकर टालना चाहे, लेकिन अगर कंपनी को अपने 1103 करोड़ रुपए के कुल रिजर्व के सामने 74 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट करना पड़ रहा है, मतलब अपनी ही संपत्ति की वैल्यू को कागजों पर खुद ही कम आंकना पड़ रहा है, तो क्या ये इस बात का सीधा इशारा नहीं है कि उनका यूरोपियन बिजनेस मॉडल संरचनात्मक रूप से पूरी तरह चरमरा गया है? देखिए, अकाउंटिंग के नजरिए से देखें तो ये इम्पेयरमेंट असल में बिजनेस के वर्तमान प्रदर्शन का एक बहुत ही यथार्थवादी और कड़वा मूल्यांकन है। अच्छा। जब आपको लगता है कि आपकी किसी संपत्ति से भविष्य में उतना पैसा नहीं आएगा जितना आपने खरीदते वक्त सोचा था, तो आपको उसकी वैल्यू आज ही कम करके दिखानी पड़ती है। यस। मैनेजमेंट इस सच को स्वीकार कर रहा है कि पैराडोर की वैल्यू अब उतनी नहीं रही। तो बाकी क्या? लेकिन CEO अक्षत सेठ का 100% सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने का एक स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी है। वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या है? क्या वे यूरोप में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं? बदलाव की रणनीति काफी साफ है। यूरोप में वे सिर्फ DIY बाजार पर निर्भर न रहकर रिटेल चैनलों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, जहां प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बेहतर होता है। हाँ, रिटेल में मार्जिन ज्यादा है। इसके अलावा मिड एंड मार्केट, जहां चीनी आयात का सबसे ज्यादा दबाव है, उससे खुद को अलग करके वे इंजीनियर्ड वुड के प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। स्मार्ट मूव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अमेरिका जैसे नए बाजारों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि यूरोप पर से अपनी निर्भरता को कम कर सकें। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन टाइमलाइन FY27 तक के लिए सेट की गई है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं इनकी बैलेंस शीट देखता हूँ तो थोड़ी घबराहट होती है। घबराहट क्यों? कर्ज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करें तो आंकड़े सच में डराने वाले हैं। FY21 में जो कर्ज 410 करोड़ रुपए था, वो FY26 में बढ़कर सीधा 1112 करोड़ रुपए हो गया है। हाँ, ये कर्ज का आंकड़ा वाकई बड़ा है। और जब कर्ज इतना ज़्यादा हो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो तो स्थिति खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल। ये अनुपात बताता है कि कंपनी अपने मुनाफे से कितनी आसानी से अपने ब्याज का भुगतान कर सकती है। अगर ये कम है तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए एक गंभीर चुनौती है। 1112 करोड़ रुपए का कर्ज और कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना, इसे अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये मुझे ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा लग रहा है। वो कैसे? मतलब कंपनी भारत में कितनी भी तेजी से मुनाफा कमा ले, पसीना बहा ले, वो सारा पैसा सिर्फ ट्रेडमिल को चालू रखने में यानी बैंक का भारी ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। वे असल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उच्च ब्याज लागत सीधे तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी को खा रही है। ये ट्रेडमिल वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। और इस कर्ज के इतना बढ़ने का एक बड़ा कारण उनकी इन्वेंट्री साइकिल के मैकेनिज्म में छिपा है। अच्छा, इन्वेंट्री साइकिल का क्या रोल है इसमें? कंपनी की औसत इन्वेंट्री साइकिल 117 दिनों की है। 117 दिन? मतलब इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसा है जैसे आपके पास 33 शानदार फैक्ट्रियां हैं जो दिन रात माल बना रही हैं, लेकिन वो माल बिकने के बजाय करीब 4 महीने तक गोदाम में ही धून फांक रहा है। बिल्कुल। 4 महीने तक आपका पैसा कच्चा माल और तैयार माल में फंसा हुआ है। अगर मैं कर्ज लेकर फैक्ट्री चला रहा हूं तो मुझे अपना माल तुरंत बेचना होगा ना। 117 दिनों तक वर्किंग कैपिटल का फंसा रहना तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल बॉटलनेक है। हाँ, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या मैनेजमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठा है या इस कैश ट्रैप से निकलने का कोई ठोस प्लान है उनके पास? नहीं, वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। जब वर्किंग कैपिटल
4 महीने के लिए फंस जाती है तो रोजमर्रा के ऑपरेशंस चलाने के लिए कंपनी को मजबूरन और कर्ज लेना पड़ता है, जिससे फिर से वो 1112 करोड़ का कर्ज बढ़ता है। मतलब एक दुष्चक्र बन गया है। हाँ, ये एक दुष्चक्र है। इसी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो को सुधारने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। वो क्या है? पहला, उन्होंने 47 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स बेच दिए ताकि तुरंत कुछ नकदी अंदर आ सके और कर्ज का दबाव थोड़ा कम हो। लेकिन ये तो बस एक बैंडेड लगाने जैसा हुआ ना। असल बीमारी का क्या इलाज है? असल इलाज के लिए उन्होंने BCG यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर एक वैल्यू एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा, BCG को लाया गया है। हाँ, इसका मुख्य फोकस इसी इन्वेंट्री साइकिल को घटाना, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। वे डेटा का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को डिमांड के साथ बेहतर तरीके से सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माल गोदाम में पड़ा ना रहे। क्या इसके कोई नतीजे दिख रहे हैं? इसके शुरुआती परिणाम Q4 के मार्जिन सुधार में दिखने भी लगे हैं, लेकिन इसका पूरा स्ट्रक्चरल असर अगले वित्तीय वर्ष यानी FY27 तक बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए। इन सभी लाल झंडों, भारी कर्ज, 117 दिन की इन्वेंट्री और यूरोपियन बाजार का इम्पेयरमेंट, इन सबको देखते हुए शेयर बाजार की प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प रही है। हाँ, निवेशकों का रुख बदला है। जब हम संस्थागत निवेशकों के पैटर्न को देखते हैं तो एक बड़ा पलायन नजर आता है। DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों का हिस्सा, जो मार्च 2024 में 3.27% था, वो गिरकर सीधा 0.06% रह गया है। ये तो लगभग एक पूर्ण पलायन है। बिल्कुल। और हालांकि FII का हिस्सा 2.87% पर टिका हुआ है, लेकिन ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल बैकिंग बहुत कमजोर हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, संस्थागत निवेशक भावनाओं या ब्रांड के नाम पर नहीं, बल्कि कठोर नंबरों पर चलते हैं। अगर हम पेयर कंपैरिजन करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आप ROC वाले नंबरों की बात करेंगे? जी, बिरला मुल्क का ROCE -3.97% है। बाप रे, माइनस में? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने व्यापार में जो पैसा लगा रही है, उस पर मुनाफा कमाना तो दूर, वो घाटा सह रही है। वहीं एरीज इंफ्रा जैसी इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां 15.57% तक का पॉजिटिव ROCE दे रही हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी फंड मैनेजर नेगेटिव रिटर्न वाली कंपनी में लंबे समय तक अपना पैसा क्यों फंसाना चाहेगा, खासकर तब जब कर्ज 1112 करोड़ के खतरनाक स्तर पर हो। सही बात है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशनल एग्जिट का रिटेल निवेशकों पर क्या असर पड़ता है? जो आम लोग या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इस स्टॉक पर नजर रख रहे हैं, उन्हें ये मॉनिटर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मजबूत संस्थागत निवेशक बाहर निकल जाते हैं तो स्टॉक को स्थिरता देने वाला शॉक एब्जॉर्बर खत्म हो जाता है। मतलब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। इससे लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी यानी शेयर की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में रिटेल निवेशकों को किसी भी बुरी खबर पर शेयर के तेजी से गिरने का रिस्क उठाना पड़ता है। लेकिन इस पूरे नेगेटिव माहौल के बीच एक डेटा पॉइंट ऐसा है जो कहानी को पलट सकता है। वो क्या? वैल्यूएशन। ये स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू के 0.94 गुना पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये अंडर वैल्यूड है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आसान शब्दों में कंपनी के पास जितनी संपत्ति है, अगर उसे आज ही बाजार में बेच दिया जाए तो उससे मिलने वाला पैसा कंपनी के शेयर बाजार की कुल कीमत से ज्यादा होगा। मतलब जो चीज 100 रुपए की होनी चाहिए वो बाजार में 94 रुपए में मिल रही है। सही कहा। शायद इसी वजह से AI डैशबोर्ड ने इसे 79 का स्कोर और सावधानी के साथ बाय ऑन डिप्स या एक्यूमुलेट करने का इशारा दिया है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी बनने की क्षमता रखता है। अच्छा, लंबी अवधि के कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये कैसे काम करेगा? जो कंजर्वेटिव रिटेल निवेशक इस स्टॉक में बने हुए हैं, उनका लॉजिक सीधा है। कंपनी का घरेलू इंजन मतलब भारत का बिजनेस बेहद मजबूत है। पाइप्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स और वॉल्स में जबरदस्त ग्रोथ है।
हाँ, वो तो हमने देखा, स्टैंडअलोन नंबर काफ़ी मजबूत हैं। और क्लीन कोट्स का एक्विजिशन बेहतरीन काम कर रहा है। अगर सीईओ अक्षत सेठ का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान काम कर जाता है, बीसीजी का इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन सफल रहता है और यूरोपियन मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आती है, तब क्या होगा? तो ये अंडरवैल्यूड स्टॉक भविष्य में बहुत तेजी से री-रेट हो सकता है। लेकिन इसके लिए निवेशकों को बहुत धैर्य रखना होगा। बिल्कुल, इसके लिए उन्हें नियर टर्म वॉलेटिलिटी और झटकों को झेलने की क्षमता रखनी होगी। 100% सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी रातों रात नहीं आएगी, खासकर तब तक जब तक 1112 करोड़ का कर्ज एक बड़ा ड्रैग बना हुआ है। तो अब इस सबका असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे डीप डाइव को एक फ्रेम में रखें, तो बिरलानो एक ऐसी कंपनी है जिसका एक पैर तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बूम के एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से दबा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। नई ब्रांडिंग, 33 फैक्ट्रियों का ग्लोबल स्केल और क्लीन कोड्स जैसे प्रीमियम अधिग्रहण इसे भविष्य के लिए मजबूती से तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पैर 1112 करोड़ रुपए के भारी कर्ज और पैराडोर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ब्रेक पर फंसा हुआ है। सही कहा। 117 दिनों की फंसी हुई इन्वेंट्री और वन टाइम सेवरेंस वो इम्पेयरमेंट कॉस्ट्स ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को ऐसा डैमेज किया है जिसकी वजह से संस्थागत निवेशक इससे किनारा कर रहे हैं। अंत में ये पूरी तस्वीर हमें एक बहुत ही बुनियादी और दमदार विचार के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? अगर इस कंपनी की मुख्य ताकत और उसका असली मुनाफा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और होम बिल्डिंग बूम में ही छिपा है, तो क्या हजारों किलोमीटर दूर बैठे विदेशी बाजारों के बोझ को ढोते रहने का कोई तार्किक मतलब है? ये सोचने वाली बात है। ऐसे विदेशी बाजार जिनसे फिलहाल सिर्फ अनिश्चितता, लॉजिस्टिक्स का भारी खर्च, एसेट इम्पेयरमेंट और सेवरेंस कॉस्ट ही मिल रही है, क्या कभी-कभी भविष्य में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने वर्तमान बोझ को पूरी तरह से काट देना ही सबसे सही और साहसिक रणनीति नहीं होती? बिल्कुल, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट को ही नहीं, बल्कि हर इन्वेस्टर को बैलेंस शीट पढ़ते वक्त खुद से पूछना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।